नमस्कार, मैं शेख तुरावाली LTV ट्रूथ में आप लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आइए देखते हैं 1965 में जो लड़ाई हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसके बारे में जानते हैं। इसमें कश्मीर की वजूद क्या है, कश्मीर क्यों दो भाग हो गया, कश्मीर को क्यों हम POK बोलते हैं, थोड़ा सा पाकिस्तान पे रह गया और थोड़ा सा इंडिया के अंदर रह गया, क्या इसका राज है, क्यों ये हो नहीं पाया। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में जानने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक दे दीजिए। दोस्तों देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर 1965 में जो लड़ाई हुई थी, इस लड़ाई में बहुत सारे गुर्गे, बहुत सारे सेना हमारे ओर से और पाकिस्तान के ओर से भी ये दुनिया से चले गए थे, मतलब शहीद हो गए थे। दोस्तों, इंडिया जीत की ओर चल रही थी, हर जगह पे जीत, इंडिया की हर जगह पे जय जयकार। उस टाइम इतना आधुनिक सरंजाम, आधुनिक हथियार या आधुनिक कोई ड्रेस लिबास कुछ भी नहीं था, पर दिल का हिम्मत बहुत तेज था। इंडिया की सेना का आगे कोई टिक भी नहीं पाता, ऐसा सेना बाहिनी इंडिया पे था। दोस्तों, हर जगह पे ये विजय पे विजय, हर जगह पे ये अपना झंडा लहराते चले गए थे। मेजर रंजीत सिंह एक लीडिंग करते हुए वो हर चोटी, हर पहाड़ी, हर जगह पे वो अपना इंडिया का झंडा गाड़ते हुए चले गए। दोस्तों, कुछ जगह पे ऐसा हुआ कि जहां पर हमारी भारतीय सेना ने सब कुछ हारते हुए भी वहां पर जीत का पर्चा, तिरंगा लहरा दिया था। दोस्तों, लड़ाई के ओर आगे बढ़ते बढ़ते बहुत आगे चलते चले और यहाँ तक कि पाकिस्तान की सेना को इंडिया के सामने पे हारना पड़ा, उन्हें यहाँ सरेंडर करना पड़ा। तभी इंडिया की सेना पाकिस्तान को माफ किए। और दोस्तों देखिए, इंडिया का सेना लाहौर को करीब 10-12 किलोमीटर या कुछ ऐसी होगा, 12 किलोमीटर बाकी था, वहाँ तक ये लड़ते हुए जाकर पहुँचे। दोस्तों, अगर उस टाइम के प्रधानमंत्री थे कौन? लाल बहादुर शास्त्री जी। अगर उन्होंने यहाँ पर सीज फायर या यहाँ पर ये लड़ाई को नहीं रोकते तो दोस्तों यकीनन ये POK क्या, लाहौर भी आज हमारे कब्जे पे आ जाती है। दोस्तों, इंडिया का सेना का बहुत मनबल था, लड़ते हुए हर जगह पे इन्होंने जय जयकार, हर जगह पे इनका वीरता दिखाई, हर जगह पे इन्होंने जयलाभ किया। और लड़ाई में इंडिया इतना आगे निकल जाएगा ये किसी को उम्मीद भी नहीं था। चैन सेना को लेकर ये बहुत सारे सेना का टुकड़ी को ये हराने का ताकत रखते थे, पहाड़ पे लड़ने के ये माहिर थे, हर जगह, हर मौसम, हर मुसीबत झेलने का इन पे ताकत था। तो दोस्तों आइए इनको देखते हैं। उस वक्त का न्यूज़पेपर, उस वक्त का हर चीज जो मैं आपको ये क्लिपिंग में दे रहा हूँ, आप देख भी रहे हैं। और दोस्तों आइए देखते हैं कि उस टाइम किस तरीके से इंडिया जयलाभ करके आगे बढ़ा। मैं एक रिपोर्ट के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है आप लोग ये रिपोर्ट देखने के बाद समझ जाएंगे। थैंक यू दोस्तों। उस दिन था सितंबर 12, 1965। सितंबर 12। इस दिन भारत पाकिस्तान का वजूद पूरी तरह से मिटा सकता था। अमृतसर और लाहौर को जोड़ता है एशिया का सबसे लंबा रास्ता, ग्रैंड ट्रंक रोड, और ये रास्ता डोगराई से होकर गुजरता है। डोगराई लाहौर से महज 13 किलोमीटर दूर बस एक छोटी सी बस्ती, इच्छोगिल नहर के पास। वही इच्छोगिल नहर जहां से पाकिस्तान लाहौर की निगरानी करता था।
जम्मू और कश्मीर को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच उस वक्त चल रही लड़ाई पर काबू पाने के लिए भारतीय सेना को डोगराए और इस नहर को पार कर लाहौर पर कब्जा करना था। सरहद पर दुश्मन के गढ़ में 50 किलोमीटर अंदर तक पहुंचना, अपने से दुगनी सेना से भिड़ना, जिसके पास न सिर्फ सैनिक थे बल्कि गोला बारूद टैंक भी, और फिर एक एक कर दुश्मन को खत्म करना, यह कर पाना किसी अचंभे से कम नहीं था। इस नामुमकिन से मिशन को अंजाम देने के लिए 550 सैनिकों को तैयार होने का आदेश दिया गया। इस पलटन की कमान एक ऐसे तेज तरार कमांडिंग ऑफिसर के हाथ थी जो पैदाइश से थे तो अंग्रेज, लेकिन रगों में खून खालिस हिंदुस्तानी, लेफ्टिनेंट कर्नल डेजमंड हेड। सैनिक डोगराई से 8 किलोमीटर की दूरी पर थे और यह रास्ता उन्हें छुपते छुपाते पैदल तय करना था। लेफ्टिनेंट कर्नल डेजमंड हेड की सिर्फ 2 बातें उनके कानों में गूंज रही थी। एक भी आदमी पीछे नहीं हटेगा, जिंदा या मुर्दा डोगराई में मिलना है। उस रात लेफ्टिनेंट कर्नल हेड का साथ किसी ने नहीं छोड़ा। जहां दुश्मन की फौज के 250 सैनिक इनके हत्थे चढ़े, तो वहीं भारतीय सेना ने भी 58 युद्ध वीरों की शहादत देखी। यह दिन इतिहास बदल सकता था। लाहौर पर कब्जा यानी पाकिस्तान भारत की मुट्ठी में। भारतीय सेना लाहौर पहुंची भी, लेकिन युद्ध विराम घोषित करने भारत की सरकार और सेना ने उस दिन अमन, चैन और सम्मान को चुना। कौन थे ये अजय सैनिक जिन्होंने एक ही बार में पूरी जंग का रुख बदल दिया? ये सैनिक थे जाट रेजिमेंट के। जाट रेजिमेंट हिंदुस्तान की सबसे पुरानी और सबसे सम्मानित रेजिमेंट्स में से एक है, जो न सिर्फ जानी जाती है अपने सैनिकों की बहादुरी के लिए, बल्कि उन तमाम चुनौतियों के लिए भी जिन्हें पूरा कर ये बने जाट पलवान हिंद की शान। ये जवान अनुमान हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के ही होते हैं। जाट रेजिमेंटल सेंटर, जहां पर कि एक रिक्रूट नया गांव से आता है, 18 साल का लड़का आता है और वो एक्चुअल में ट्रेंड सोल्जर बन के यहां से निकलता है और वो फिर बाकी आगे जैसा भी मौका मिलता है लड़ाई में हिस्सा लेता है या वेरियस ट्रेनिंग इवेंट्स में हिस्सा लेता है। तो मुझे इससे बेहतर प्लेस और कोई लगती नहीं थी। पीढ़ियों से जाट समुदाय का पेशा जमींदारी, खेती और मवेशियों का पालन पोषण रहा है, लेकिन कब और कैसे इनकी धरती सैनिकों की जननी बन गई, ये दिलचस्प है। जब मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहा था तो मुझे रेजिमेंट्स के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन मेरा एक हवलदार इंस्ट्रक्टर जो कि ड्रिल की ट्रेनिंग हमें देता था, उससे मैं बहुत ही प्रभावित हुआ। जिस प्रकार से वो ड्रेसअप होते थे, उनका टर्नआउट, उनका डिसिप्लिन और उनका पर्सनल कंडक्ट, इससे मैंने फैसला किया कि मैं जाट रेजिमेंट ज्वाइन करूंगा। और मुझे गर्व है कि अक्टूबर 2015 से मुझे जाट रेजिमेंट का कर्नल बनाया गया। जाट जिस इलाके से आते हैं वो इलाका कुदरती तौर पे बहुत कठिन इलाका था। ये वो इलाका था जहां से हिंदुस्तान पे जब भी कभी हमला हुआ तो लोग इसी तरफ से आए, विदेशी जो भी है। अब इसके 2 नतीजे निकले कि जो कमजोर लोग थे वो ये इलाका छोड़ के चले गए, जो लोग यहाँ बचे वो शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे ऐसे बचे जो कि लड़ने के लिए तैयार, कठिनाई बर्दाश्त कर सकते थे और शरीर की तकलीफ को बर्दाश्त कर सकते थे। A good farmer cannot be a good farmer unless he has the ability to protect his farmlands. And a good soldier cannot be a good soldier
unless he loves his, motherland. So it is a very, very symbiotic relation, and it is equally true for Jats. जाट राजा नाहर सिंह सिर्फ कुछ 32 साल के थे जब 1857 की क्रांति की आग में उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया। अंग्रेजों ने कई बार उनसे सौदा करने की कोशिश की, लेकिन नाहर सिंह का जमीर बिकाऊ नहीं था। उन्हें सूली चढ़ना मंजूर था, पर अंग्रेजों की गुलामी बिल्कुल नहीं। इससे अंग्रेज काफी परेशान हो गए और उन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि जफर शाह, जो कि उस टाइम मुगल बादशाह थे, वो उनसे संधि करना चाहते हैं और उनको दिल्ली बुलाया गया। जैसे ही वो पहुंचे, उनको गिरफ्तार कर लिया और उनके विरुद्ध इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मुकदमा चलाया गया। और आखिरकार 9 जनवरी 1858 में दिल्ली के चांदनी चौक में सरेआम उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया और उनको दिल्ली के चांदनी चौक में फांसी दे दी गई। और वो जाटों के इतिहास में हमेशा एक वीर योद्धा माने जाएंगे, जिनकी मिसाल हमेशा कायम रहेगी। अंग्रेजों को जाट सैनिकों से हमेशा तगड़ा मुकाबला मिला, बावजूद इसके कि वो सैनिकों की बहादुरी के कायल थे और आगे